हेलो स्टूडेंट, आज हम चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में आगे अध्ययन करेंगे। कल हमने चार्ज के बारे में थोड़ा सा परिचय प्राप्त किया था कि चार्ज कहाँ से आया और इसके बाद हिस्ट्री के बारे में थोड़ी बहुत बातें हमने सीखी थी। आइए हम देखते हैं, आगे चलते हैं बिना समय व्यतीत किए। हमने स्टूडेंट कल चार्ज के बारे में देखिए क्या क्या सीखा था। हमने देखा पिछली क्लास में कि चार्ज एक प्रॉपर्टीज है, इनहेरेंट प्रॉपर्टीज है। मेनली ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को जनरेट करता है। मींस अगर दो ऑब्जेक्ट पर है तो उनके बीच में फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और हमने देखा था ये आता कहाँ से है? दैट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ सम फंडामेंटल पार्टिकल्स। जैसे कि हमने मेनली चर्चा किया था इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। हाँ, इनमें देखा कि दो तरह के चार्ज, वहाँ से हमने सीखा था कि चार्जेस की काइंड ऑफ चार्जेस, टाइप्स ऑफ चार्जेस, मतलब दो तरह के हमने पढ़ा था। उनको नाम दिया गया है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों दिया गया है? क्योंकि उनका जो नेचर है वो अपोजिट टू ईच अदर है। वो दोनों मिलकर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, अर्थात खत्म कर देते हैं एक तरह से। तो हम कह सकते हैं कि इनका नेचर जो है अपोजिट है, एक को पॉजिटिव से और एक को नेगेटिव से एक्सप्रेस किया जा सकता है। ठीक है। और हमने कुछ और भी बातें वहाँ पे सीखी थी, चार्जिंग होती कैसे है, ये सब बातें। आइए आगे चलते हैं स्टूडेंट। देखिए जब भी फिजिक्स में जब भी हम कोई नई क्वांटिटी पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम एक दो बातें जरूर हम तुरंत उसी समय ध्यान दे देते हैं कि ये जो क्वांटिटी है, ये अगर चूंकि क्वांटिटी है तो इट कैन बी मेजर्ड, सो देयर मस्ट बी सम यूनिट्स फॉर इट। मीन्स हम स्पेशली बात कर रहे हैं एसआई यूनिट की, तो उसके कुछ न कुछ एसआई यूनिट होगी। और वो क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। ठीक है। तो जो चार्ज है, पहली बात अगर हम बात करें इसके एसआई यूनिट की, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है ये कहाँ से आया, ऐसा कोई प्रश्न बनता नहीं। तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, COULOMB, कूलम। इसको स्टूडेंट, चूंकि ये साइंटिस्ट के नाम पे है, इसीलिए जब भी हमें चार्ज का क्वांटिटी रिप्रेजेंट करना होता है, शॉर्टकट में इसके लिए कैपिटल C को यूज करते हैं। जैसे 5 कूलम लिखना है तो जस्ट वी विल राइट 5C। इट विल कंप्लीटली एक्सप्रेस अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, दैट इज 5 कूलम। समझ रहे हैं? क्योंकि ये साइंटिस्ट के नाम पर है, दैट्स व्हाई इट इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल लेटर। ओके, तो आइए आगे चलते हैं। दूसरी बात हमने देखा कि जो पूछी जाती है हमेशा, वो क्या है, पता होनी चाहिए। वो है इसका नेचर जो है स्केलर है या वेक्टर। तो चार्ज जो है इस पर कोई डायरेक्शन इसका नहीं होता। चार्ज इज सिंपली अ क्वांटिटी विच ओनली हैव मैग्नीट्यूड। इसके दो टाइप्स होते हैं, लेकिन इसमें डायरेक्शन नहीं होती। ध्यान से समझिए, जो टाइप्स है पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट डजंट शोज द डायरेक्शन, दैट ओनली रिप्रेजेंट अपोजिट नेचर ऑफ देम। समझ रहे हैं? तो ये डायरेक्शन नहीं है। मीन्स चार्ज डजंट हैव डायरेक्शन, दैट्स व्हाई इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। हालांकि इन चीज़ों के बारे में आप पहले से संभावना है कि जानते भी होंगे, क्योंकि क्लास 10th में ही ये सारी चीज़ें बता दी गई है। फिर भी एक बार हमने चर्चा कर लिया। आइए स्टूडेंट, आज हमारा फोकस मेनली रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे। आइए देखते हैं हमें मुख्यतः कौन सी प्रॉपर्टीज पर ध्यान रखना है जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जिनके बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे स्टूडेंट, वो है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज। देखिए स्टूडेंट, इसके नाम से ही लग रहा है, यहाँ पे जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, जो हम इसके नाम से ही लग रहा है यहाँ पे एडिशन से संबंधित है। हाँ, अर्थात एडिटिविटी मीन्स जुड़ने का गुण। हाँ, अर्थात चार्जेस जो होते हैं स्टूडेंट, उनके अंदर जुड़ने का गुण होता है। आइए समझते हैं किसकी बात कर रहा है। जैसे मान लीजिए अगर कोई सपोज देयर इज सम सब्सटेंस, मान लीजिए एक पदार्थ है, एक वस्तु है, और इनिशियली सपोज इट इज न्यूट्रल। मान लीजिए इनिशियली ये क्या था, न्यूट्रल। मीन्स इस पर नेट चार्ज कितना था, 0। नेट चार्ज कितना था अभी, 0। लेकिन मान लीजिए इस पर हम चार्ज डाल रहे हैं, या सपोज वी आर प्रोवाइडिंग चार्ज टू इट,
मान लीजिए इसको यहाँ से हमने 2 कूलम चार्ज दिया प्लस 2 कूलम, इधर से हमने दिया प्लस 3 कूलम, यहाँ से हमने दिया माइनस 1 कूलम, इधर हमने दिया माइनस 5 कूलम, यहाँ से मान लीजिए हमने कुछ चार्ज मान लीजिए 2 कूलम हमने दे दिया, कुछ भी वैल्यूज दे सकते हैं या 2 या 4 ले सकते हैं, सपोज 4 कूलम आल्सो प्रोवाइडेड बाय दिस, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि अब इस वस्तु पर नेट चार्ज कितना होगा। तो समझ रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए प्लस 2 कूलम प्लस 3 माइनस 1 प्लस 4 एंड माइनस 5, इतने कूलम इसको, इतने टोटल चार्जेस इसको दिए गए हैं। तो जो टोटल चार्ज इसका होगा वो आप डायरेक्टली इस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो चार्जेस हैं प्लस 2, देखिए जो सेम काइंड ऑफ के चार्जेस हैं, सेम नेचर के चार्जेस हैं, वो तो डायरेक्टली उनका मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएगा, मींस प्लस 2 प्लस 3 और प्लस 4 तो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे क्योंकि वो सेम काइंड के हैं, तो वो मिलकर अपना मैग्नीट्यूड तैयार करेंगे। ऐसे जो अपोजिट नेचर के चार्जेस हैं, मींस -5 है और -1 है, ये भी ऐड हो जाएंगे, तो -5 इसमें ऐड हो जाएगा। इसको हम चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें देखिए चार्ज देना मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं चार्ज को मिलाना। तो हम देखिए प्लस 2 चार्ज मिलाए, फिर प्लस 3 चार्ज मिलाए, प्लस 4 यहाँ मिलाए, और कितना मिलाए, -5 मिलाए हैं और -1। तो इसमें प्लस हमें कितना करना है, -5 को, और प्लस कितना करना है, -1 को। आप देखेंगे इसको लिख सकते हैं +2 +3 +4 -5 -1 एंड फाइनली विल फाइंड दैट इट्स वैल्यू विल बिकम 3 2 5 4 9 में से 5 और 1 गया, अच्छा, तो ये कितना बचा, +3 कूलम। तो हम देख रहे हैं स्टूडेंट यहाँ जो नेट चार्ज आ रहा है, देखिए नेट चार्ज की जो वैल्यू आ रही है वो कैसे आपने प्राप्त किया। आपने देखा कि जो नेट चार्ज है वो उन सभी चार्जेस को आपने एल्जेब्रिकली जोड़ा, बीजगणितीय रूप से डायरेक्टली आपने जोड़ दिया। इसका अर्थ ये है कि किसी सबस्टेंस पे जो नेट चार्ज होगा उस पर उपस्थित जो सभी चार्जेस हैं उनके एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा। अर्थात हमें कह सकते हैं चार्जेस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। सब्ट्रैक्टेड का अर्थ क्या हुआ समझिए। जैसे कि एक और क्वेश्चन लेते हैं हम समझने के लिए आपको, ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन है, एक वस्तु है, फिर से सपोज यहाँ पर +1 कूलम दिए, इसको +2 कूलम दिए, आप इसको -6 कूलम दिए, यहाँ से आप निकाल रहे हैं मान लीजिए बाहर -3 कूलम, आप बाहर निकाल रहे हैं मान लीजिए -5 कूलम, एंड इट इज आस्क्ड दैट फाइंड आउट द नेट चार्ज ऑन दिस सबस्टेंस व्हेन इट्स इनिशियल चार्ज वाज 0, मींस इट वाज न्यूट्रल इनिशियली। समझ रहे हैं, प्रश्न ये है कि इस तरह से चार्जेस इसको दिए गए हैं और इससे बाहर निकाले गए हैं, जबकि इसका शुरुआत में जो चार्ज था वो कितना था, 0, मींस न्यूट्रल था। तो अब बताइए इस पर कितने चार्ज होंगे, टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इस पर कितना होगा। तो स्टूडेंट आप देखिए, देने का मतलब होता है मिला रहे हैं, मतलब जोड़ रहे हैं, और इसे निकालने का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना। तो देखिए प्लस कितना हुआ है, हम देख रहे हैं इसको दिया कितना गया है, +1 दिया गया, फिर इसमें +2 और दिया गया, और कितना दिया गया है, और दिया गया है -6, इसमें प्लस कितना जोड़ देना है आपको, -6, और देखिए बाकी निकाला गया है। निकालने का मतलब है सब्ट्रैक्ट करना, मींस यू हैव टू सब्ट्रैक्ट -5 एंड -3, क्योंकि ये बाहर निकाले गए हैं। सो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट -5 एंड आल्सो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट -3। तो आप देखिए इसका जो नेट चार्ज होगा वो कितना होगा, ये होगा +1 +2, ये होगा -6, आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये हो जाएगा +5 एंड +3। फाइनली यू विल गेट 2 1 3 5 8 3 11 में से 6 गया +5 कूलम। समझ रहे हैं।
आप ध्यान से देखिए, चार्ज सिंपली जैसे कोई भी आप बीजगणितीय रूप से कोई चीज ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये भी उसी तरह से जुड़ रहा है और घट रहा है। चार्ज हमने दिया तो जोड़ दिया, वहां से बाहर निकाला तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। अर्थात चार्ज जो है एल्जेब्रिकल एडिशन को फॉलो करते हैं। मीन्स चार्ज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड एल्जेब्रिकली। समझ रहे हैं? इसको आप चाहें तो एक स्टेटमेंट पे ऐसे कह सकते हैं, द नेट चार्ज ऑन एनी सब्सटेंस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द चार्जेस इन प्रेजेंट ऑन दैट सब्सटेंस इंडिविजुअली। अर्थात किसी वस्तु पर जो नेट चार्ज होगा उस पर उपस्थित सभी चार्जेस के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा। समझ रहे हैं? तो इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। मीन्स चार्जेस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड एल्जेब्रिकली, बीजगणितीय रूप से डायरेक्टली उनको, चूंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होती। हम जानते हैं चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, और आपको ये पहले से पता होना चाहिए स्टूडेंट कि अगर सेम काइंड्स की राशियां आपस में मिलती हैं, हाँ आप क्लास 11th में पढ़े होंगे सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन मतलब सुपर इम्पोज होना, मतलब एक समय में एक ही जगह पे एक से अधिक एक ही तरह की चीजें इम्पोज होना, तो हम कहते हैं सुपर इम्पोज होना। और वहां पे क्या होता है, अगर स्केलर क्वांटिटीज हैं तो एल्जेब्रिकली जुड़ती हैं, और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर मेथड से उनको ऐड करते हैं। समझ रहे हैं? तो यहाँ भी एक तरह से क्या हो रहा है, सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, सुपर इम्पोज हो रहा है, मतलब एक चार्ज दूसरा सब इम्पोज हो रहा है एक के ऊपर एक। तो नेट चार्ज क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस प्रेजेंट ऑन दैट सब्सटेंस। एल्जेब्रिक सम का अर्थ आपने समझ लिया, ठीक है? मतलब जो जो अलग अलग चार्ज है सबको इंडिविजुअली जोड़ने पर जो वैल्यू आएगा वही होगा वैल्यू ऑफ नेट चार्ज। ठीक है, बहुत आसानी से आपने समझा स्टूडेंट। चलिए अच्छा आगे चलते हैं, देखते हैं इसकी और क्या प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। हालांकि इंपॉर्टेंट सब है, लेकिन दूसरा और तीसरा जो है स्टूडेंट प्रॉपर्टी, इस पर जरा ज़्यादा फोकस रखिएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। आइए समझते हैं कंजर्वेशन का क्या मीनिंग है। देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेचर है ना, हमारी नेचर कुछ विशेष लॉ को फॉलो करती है, उन्हीं पे चलती है। जैसे कुछ लॉ विशेष हैं जो कभी भी वायलेट नहीं होते। जैसे आपने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। हमारे यूनिवर्स में जो मास और एनर्जी का सम है दैट इज ऑलवेज कंजर्व। अगर मास कभी चेंज भी होगा तो एनर्जी में ही बदलेगा, एनर्जी कभी चेंज होगी तो मास में ही बदलेगी। मीन्स इनका जो टोटल है एक कभी चेंज नहीं होता। कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी एक यूनिवर्सल लॉ है। ऐसे ही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी एक यूनिवर्सल लॉ है। मीन्स ये जो है हमारी नेचर इसको फॉलो करती है। आइए इसके बारे में समझते हैं। देखिए कोई वस्तु अगर कंजर्व रहती है, एक डिफिनीशन आप जो है क्लास लोअर क्लासेस में 6, 7, 8 में पढ़ते थे आप, वो डिफिनीशन भूल जाइएगा स्टूडेंट थोड़ा सा, क्योंकि वो हर जगह नहीं काम आता। नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉट इट कैन बी डिस्ट्रॉयड वाला, हाँ, न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। कंजर्वेशन का यह मीनिंग नहीं होता है। कंजर्वेशन का अर्थ होता है, कंजर्व का अर्थ एक तरह से सुरक्षित। हाँ, कोई चीज सुरक्षित होने का क्या अर्थ होता है, उसकी वैल्यू जितना पहले था उतना ही बाद में रहे। देखिए नेचर में हमारे स्टूडेंट कंजर्वेशन से संबंधित मुख्यतः 3 ही नियम है। एक है कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी, एक था वहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़े थे, और ये है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये कभी भी वायोलेट नहीं होते, इनका कभी भी वायोलेशन नहीं हुआ है किसी भी, यहाँ तक कि मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए या एनर्जी मैटर में, तब भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम न तो वायोलेट होता है और न ही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो आइए थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। स्टूडेंट होता क्या है, कंजर्वेशन का मीनिंग होता है कंजर्व मतलब सुरक्षित। हाँ, अर्थात कोई चीज कंजर्व है तो हम कहेंगे सुरक्षित है, तो हम कह सकते हैं कि कंजर्व है। मीन्स एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे एक आपका पर्स है, आप उसमें पैसा रख दिया कुछ जो भी, और आप बहुत समय बाद देख रहे हैं पैसे का मान उतना ही है, तो आप कहेंगे हमारा पैसा सुरक्षित है, जितना पहले था उतना अभी भी है। मीन्स आवर मनी इज कंजर्व। ऐसे ही अगर
कहीं पर कहा जा रहा है मास कंजर्व होना, इसका मतलब पहले जो मास था वो बाद वाले मास के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मास न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता है। ये वाला डेफिनेशन आप भूल जाइएगा, समझ रहे हैं? क्योंकि देखिए कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं, हालांकि वो भी पूरी तरह से गलत सिद्ध हो चुका है। मास कंजर्व नहीं रहता क्योंकि वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी भी मास में कन्वर्ट हो जाती है। तो इनका जो टोटल अमाउंट है वो फिक्स नहीं है, इट इज ऑलवेज कन्वर्टिंग टू ईच अदर, समझ रहे हैं? तो लेकिन मास और एनर्जी का जो सम है वो कंजर्व है, ठीक है। और दोनों क्रिएट भी हो रहे हैं वहां पर, देखिए दोनों नष्ट भी हो रहे हैं, लेकिन उनका जो टोटल सम है वो कंजर्व है। तो आइए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हम पढ़ रहे थे कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। देखिए स्टूडेंट, यहाँ भी उसका मीनिंग यही आएगा। हम देख रहे थे कंजर्वेशन का क्या अर्थ है कि मैग्नीट्यूड फिक्स रहना, उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन ना होना ही क्या कहलाता है? कंजर्वेशन। इसका मतलब कि चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होना चाहिए? फिक्स या कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड शुड बी क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। इसका अर्थ है, ये समझते हैं स्टूडेंट, एक एग्जांपल लेके। मान लीजिए, जानते हैं जनरली होता क्या है, हमने देखा कि चार्ज जो है कभी भी किसी सबस्टेंस पे कैसे आता है? ट्रांसफर होने से आता है। हमने देखा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो वही उस पर चार्ज लेकर चला जाएगा, और जिस पर से ट्रांसफर होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो हमने देखा चार्ज यहाँ पैदा नहीं हुआ, लेकिन ये पहले से ही उपस्थित था, सिर्फ ट्रांसफर हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि जनरली नेचुरल इवेंट जो हो रहे हैं, सामान्य घटनाएं, बिजली की, हम विद्युत का जो भी यूज कर रहे हैं, इन सब में कहीं भी चार्ज उत्पन्न ना तो हो रहा है और न ही नष्ट हो रहा है। तो यहाँ तो वैसे भी कंजर्व ही रहेगा। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसे भी होती हैं स्टूडेंट जहाँ चार्ज उत्पन्न होता है, मीन्स इट गेट प्रोड्यूस्ड, एंड ये खात्मे भी होता है, समझ रहे हैं? आइए हम देख लेते हैं कौन से घटनाएं हैं। जैसे प्रकृति में दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं स्टूडेंट, जिनको हम जानते हैं नाम से पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनहिलेशन। दो घटनाएं स्टूडेंट जिनके बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। एक है पेयर प्रोडक्शन और दूसरी घटना है पेयर एनहिलेशन। आइए समझते हैं इन दोनों घटनाओं के बारे में स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे जो पहला है पेयर प्रोडक्शन, पेयर का अर्थ होता है जोड़ा, हाँ, और प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पन्न होना। तो ये जो है किसके लिए यूज किया गया है? एक्चुअली देखा गया है स्टूडेंट, ये जब एनर्जी मैटर में कन्वर्ट होती है, यार ध्यान समझिए, एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो रही है। अब मैटर में कन्वर्ट हो रही है तो कोई पार्टिकल होना चाहिए। तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो नोन हम लोग यूज करते हैं जनरली हम मैटर में, वो है इलेक्ट्रॉन। तो ये देखा गया है स्टूडेंट, जब एक फोटॉन, व्हेन अ फोटॉन हैविंग एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एंड वन पॉजिट्रॉन। देखिए पॉजिट्रॉन यहाँ पे एक नया वर्ड आ रहा है, समझिएगा। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। एंटी पार्टिकल मीन्स उसका मास सेम है, बस उसका चार्ज अपोजिट नेचर का है। मीन्स इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज है उतना ही चार्ज, बस मास उतना ही है, चार्ज भी उतना ही है, बस चार्ज का नेचर अपोजिट है। मतलब E माइनस से इलेक्ट्रॉन को हम डिनोट कर रहे हैं, तो E प्लस से हम चाहे पॉजिट्रॉन को डिनोट कर सकते हैं। चाहे तो इनको बीटा से भी डिनोट किया जाता है, बीटा पार्टिकल भी कहा जाता है कभी कभी कुछ केसेस में। तो इसीलिए बीटा माइनस और बीटा प्लस से भी इनको डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रॉन को बीटा माइनस से और पॉजिट्रॉन को बीटा प्लस से डिनोट किया जा सकता है। हालांकि फास्ट मूविंग के कंडीशन में जब रेडियो एक्टिविटी हम पढ़ते हैं स्टूडेंट, वहां पर इन सिंबल का यूज किया जाता है। तो एज यू विश, वट एवर यू लाइक, यू कैन यूज दैट, ठीक है। तो यहाँ समझिए जरा, पेयर प्रोडक्शन का अर्थ ये होता है स्टूडेंट, ये देखा गया है जब एक बड़ा सा फोटॉन जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन को मिला दीजिए, इनको मिला दीजिए, इनका मास, और उस मास के बराबर एनर्जी अगर लीजिए, उस फोटॉन में अगर उतनी एनर्जी है, तो ये देखा गया है when that photon collides with a heavy nucleus, जब वो फोटॉन बहुत हैवी न्यूक्लियस से टकराता है, then it get disappear, वो खत्म हो जाता है। और वहां पे देखा गया है, देखिए एक जब हमने क्या कहा, एक देखा गया है जब फोटॉन, हाँ, फोटॉन क्या होता है? दैट इज क्वांटा ऑफ एनर्जी। इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे, अभी बस थोड़ा सा आप
इसको इन सिंपली समझ लीजिए, क्वांटा मतलब होता है पैकेट, एनर्जी मतलब हम स्पेशली बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ही एक टाइप होता है लाइट। तो समझ लीजिए जैसे कि लाइट का एक छोटा सा सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट, हालांकि ये लाइट की बात नहीं हो रही है, एक गामा रेडिएशन में ही ऐसा संभव है। जब एक बहुत हाई एनर्जी का फोटॉन, हाँ अर्थात ये प्रोटॉन नहीं लिखे स्टूडेंट, फोटॉन है, हाँ फोटॉन क्या होता है, क्वांटा ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अब यहाँ एक नया टर्म आया स्टूडेंट, चलिए हम समय के साथ इनको चर्चा करते चलेंगे, लेकिन अभी आप बस ये जान लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं इनका बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम होता है, बहुत सारी तरह की होती हैं। तो उनका जो स्मॉलेस्ट मतलब एनर्जी देखा गया है पैकेट के फॉर्म में चलती है, इसको हम बाद में चर्चा करेंगे अभी, और उसका जो स्मॉलेस्ट पैकेट होता है, पैकेट ऑफ एनर्जी मीन्स क्वांटा ऑफ एनर्जी, उसी को कहा जाता है फोटॉन। ठीक है, तो ये देखा गया है जब एक बहुत हाई एनर्जी का फोटॉन, हमने बताया कितना ज्यादा एनर्जी का, व्हेन इट कोलाइड्स विथ ए हैवी न्यूक्लियस, देन इट इज फाउंड दैट, ये देखा गया है कि फोटॉन डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है, एंड विथ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन पेयर। अर्थात ये देखा गया है कि फोटॉन जब हैवी न्यूक्लियस से टकराता है तो गायब होकर एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन बनाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टूडेंट एक्चुअल में क्या हो रहा है, एनर्जी था, यहाँ कोई मास नहीं था, ये एनर्जी है, ये गायब हो गया, और क्या सामने हमें मिला है, एक इलेक्ट्रॉन बना है और एक पॉजिट्रॉन। ये दोनों क्या है, पार्टिकल मीन्स मैटर। तो यहाँ आप देखिए एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो रही है, समझ रहे हैं। अब देखिए इस दौरान यहाँ तो एनर्जी था, और हम जानते हैं जो चार्ज होता है ये हमेशा किसी मैटर के साथ एसोसिएटेड होता है, मीन्स एक कभी भी आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करता, मीन्स ये सिर्फ कहीं चार्ज हो मैटर हो ही ना, ऐसा संभव नहीं है। चार्ज हम देखते हैं हमेशा किसी न किसी पार्टिकल के साथ जुड़ा रहता है, किसी पार्टिकल की प्रॉपर्टी के रूप में उस पर मौजूद होता है। जैसे हमने देखा इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ऐसा कभी हमने देखा है कि सिर्फ चार्ज है वहाँ कोई पार्टिकल ही नहीं, ऐसा संभव नहीं है। इसका मतलब अगर ये प्योर एनर्जी है तो यहाँ तो ऑलरेडी इस पर कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पर नेट चार्ज कितना है आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर नेट चार्ज है 0। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टूडेंट एक बड़ी घटना हुई, यहाँ चार्ज नहीं था और यहाँ चार्ज आ गया है। यहाँ देखिए चार्ज प्रोड्यूस हुआ है, तो आप नहीं कह सकते ना चार्ज नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, एक गलत बात है। चार्ज कैन बी क्रिएटेड, आप देख पा रहे हैं चार्ज को क्रिएट किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो चार्ज क्रिएट हुए तो हैं, लेकिन अगर हम टोटल चार्ज की बात करें, हाँ टोटल चार्ज हम इनिशियली देख रहे हैं कितना था 0, और टोटल चार्ज हम देख रहे हैं जब प्रोड्यूस हुआ तो जितना माइनस हुआ उतना ही प्लस हुआ। अब हम जानते हैं स्टूडेंट कि चार्ज कैन बी एडेड एल्जेब्रिकली, चार्ज का जो नेट चार्ज जब हमें निकालना होता है तो सभी चार्ज को क्या करते हैं, बीजगणितीय रूप से जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे है माइनस, उतना ही पॉजिट्रॉन पे प्लस है, तो इन दोनों को मिलाएंगे अगर तो नेट चार्ज कितना आएगा, नेट चार्ज फिर से आएगा 0, क्योंकि ये बीजगणितीय रूप से जुड़ सकते हैं। तो हम देख पा रहे हैं स्टूडेंट यहाँ चार्ज इनिशियली 0 था, फाइनल भी चार्ज 0 है। हम क्या कह रहे थे, कंजर्वेशन का अर्थ क्या होता है, जितना पहले रहे उतना ही बाद में रहे, तो हम कहते हैं कि वो चीज कंजर्व है। यहाँ पे पहले चार्ज नेट चार्ज 0 था, बाद में भी नेट चार्ज 0 है, तो हम कहेंगे यहाँ पे चार्ज प्रोड्यूस तो हुआ है, लेकिन जो नेट चार्ज है वो कंजर्व है, नेट चार्ज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हुआ। हम देख रहे हैं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का यहाँ वायोलेशन नहीं हुआ है, ठीक है। ऐसे ही स्टूडेंट एक घटना होती है इसी का जस्ट उल्टा घटना, अर्थात यहाँ एनर्जी से मैटर में परिवर्तन हुआ है, लेकिन उल्टा क्या होगा, मैटर से एनर्जी। अर्थात ये देखा गया है स्टूडेंट कि जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन मिलते हैं ना, तो वो देखा गया है कि दोनों डिसअपियर हो जाते हैं, डिफ्यूज मतलब गायब हो जाते हैं विथ प्रोडक्शन ऑफ
2 गामा रेज मीन्स 2 फोटान, वो जो है एक साथ गायब होकर 2 फोटान इमिट करते हैं। 2 फोटान क्यों इमिट करते हैं ये बाद में बताएंगे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से होता है, लेकिन क्लास 11th का टॉपिक है, इसको 11th में ही चर्चा करेंगे। बस अभी यहाँ पे जानिए कि जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन मिलते हैं तो एक खत्म हो जाते हैं, मैटर गायब, किस में बदल जाते हैं, फोटान में। फोटान मीन्स एनर्जी, और एनर्जी पे तो ऑलरेडी कोई चार्ज नहीं होता, फोटान में कोई चार्ज नहीं होता, तो बाद में इनका नेट चार्ज कितना हुआ, 0। और शुरुआत में एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का नेट चार्ज कितना है, 0। तो हम देख रहे हैं पेयर एनहिलेशन जो है, इस घटना में भी चार्ज कंजर्व रह रहा है, नेट चार्ज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि नेट चार्ज कभी भी नहीं बदलता। जनरली तो जनरल घटनाओं में देते हैं वैसे भी चार्ज का न तो प्रोडक्शन होता है, न तो वो कहीं पे खत्म होता है, डिस्ट्रॉय ना तो होता है। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे चार्ज प्रोड्यूस भी हो रहा है और डिस्ट्रॉय भी हो रहा है, लेकिन नेट चार्ज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। नेट चार्ज की वैल्यू जितना पहले था उतना ही बाद में है, अर्थात हम कह सकते हैं कि नेट चार्ज कंजर्व है। समझ में आया? सो इसको हम स्टेटमेंट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, कि अब समझिएगा जरा, एक छोटा सा एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लीजिए एक बॉक्स है, हाँ, इसमें इसके अंदर जो है जो भी चार्ज था पहले से मौजूद था, मान लीजिए +10 कूलम चार्ज मौजूद था। अब अगर इस बॉक्स में बाहर से कुछ चार्ज डाल दिए, +2 कूलम चार्ज डाल दिए, तो क्या इसका नेट चार्ज अभी भी उतना ही रहेगा? आप देख सकते हैं कि बॉक्स के अंदर जो चार्ज है अब तो +12 कूलम हो जाएगा, अर्थात उसमें परिवर्तन हो जाएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि इसमें प्रभाव ना पड़े, तो ऐसा कैसे होगा, जब बाहर से चार्ज अंदर ना जा सके या अंदर से कोई चार्ज बाहर ना जा सके। तो अगर कोई एक ऐसा सिस्टम हम डेवलप करें जिसमें अंदर से बाहर या बाहर से अंदर कोई चीज नहीं ट्रांसफर हो सके, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या नाम देते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, हिंदी में विलगित निकाय भी कहते हैं। तो आइसोलेटेड, आइसोलेशन शब्द बच्चों आप कोरोना के दौरान भी सुने होंगे, आइसोलेशन में कि ये बाहर गए थे, इन पे हो सकता है बैक्टीरिया अटैक किया हो, वायरस, तो ऐसा करिए इनको आइसोलेशन में रखिए। तो आइसोलेशन में क्या करते थे, उनको एक अलग रूम दे देते थे, उसी में रहो, उसी में आपको खाना मिलेगा, ताकि बैक्टीरिया ना बाहर से अंदर जाए ना अंदर से बाहर आए। तो आइसोलेशन का यही अर्थ होता है कि उसका बाहर से कांटेक्ट खत्म हो जाना, मतलब ना तो कोई चीज अंदर जा सकती है ना तो कोई बाहर। अब उस केस में क्या होगा स्टूडेंट, आप फिर से देख सकते हैं कि अब अगर यहाँ +10 कूलम है तो बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता, मतलब ना तो बढ़ सकता है और इससे बाहर नहीं जाएगा तो घट भी नहीं सकता, अर्थात इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कांस्टेंट रहेगा, अर्थात इसके अंदर का चार्ज कंजर्व रहेगा। तो आपने देखा कंजर्व कब रहेगा चार्ज, जब आपका सिस्टम कैसा हो, आइसोलेटेड। ठीक है, इन दिस केस ओनली चार्ज विल बी कंजर्व्ड। या आइसोलेटेड सिस्टम के अलावा आप चाहे तो पूरा यूनिवर्स ले सकते हैं, क्योंकि हमारा जो यूनिवर्स है वो भी एक आइसोलेटेड सिस्टम ही है। क्योंकि यूनिवर्स से ना तो कुछ बाहर जा सकता है और ना तो यूनिवर्स से बाहर से कुछ अंदर आ सकता है, जो कुछ है सारा का सारा यूनिवर्स का हिस्सा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे यूनिवर्स में जो नेट चार्ज है वो कंजर्व है। समझ रहे हैं? तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मीन्स द नेट चार्ज ऑफ एन, क्या कहेंगे इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में कैसे कहेंगे, आप कहेंगे द नेट चार्ज, याद रखिए चार्ज की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है, नेट चार्ज। किसका, या तो आइसोलेटेड सिस्टम बोलना है या तो आप कहेंगे यूनिवर्स का। तो हम देख रहे हैं नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम और यूनिवर्स इज ऑलवेज कंजर्व्ड, यही कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, द नेट चार्ज ऑफ एनी आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व, या आप कह सकते हैं नेट चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कंजर्व्ड। इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मान नहीं बदलता। ठीक है, तो आपने उम्मीद करते हैं इसको अच्छे से समझ लिया होगा स्टूडेंट। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, इस पर क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं
तो इसको भी ध्यान में रखिएगा हमेशा, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये टर्म आपने अभी अभी सुना, अभी थोड़ी देर पहले ही इस शब्द का हमने जिक्र किया था। हाँ, तो आप भी बार बार सुनने को आपको भी मिलेगा। तो आइए समझ लेते हैं इसके बारे में। देखिए स्टूडेंट, क्वांटा का अर्थ होता है पैकेट। क्वांटा जो शब्द है इसका अर्थ होता है ना पैकेट एक तरह से। तो क्वांटाइजेशन का क्या मीनिंग निकल रहा है? एक तरह से ऐसा निकल रहा है पैकेटीकरण। कैसा लग रहा है? जैसे पैकेटीकरण। पैकेट की देखिए क्या खासियत होती है स्टूडेंट, आप पैकेट जब लेते हैं तो उसके अंदर जो वैल्यू है, उसके अंदर जो मटेरियल है उसका मान फिक्स रहता है, क्योंकि वो ना तो बाहर से अंदर जाएगा ना अंदर से बाहर, एक तरह से उसका वैल्यू जो है फिक्स है। और दूसरी उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि वो काउंट किया जा सकता है। पैकेट जो होते हैं, एक पैकेट दूसरे पैकेट से अलग होता है, मीन्स डिस्क्रीट होता है। दोनों दो या मतलब बहुत सारे रहेंगे तभी सब एक दूसरे से अलग रहेंगे, पूरी तरह से अलग रहेंगे। तो पैकेटीकरण का यही अर्थ है। मुख्यतः हमें ध्यान देना है कि जो भी चीजें हैं वो अलग अलग हैं और उसमें जो वैल्यू है वो फिक्स है। आइए देखते हैं चार्ज के लिए ऐसा क्यों कहा गया है। स्टूडेंट आइए थोड़ा सा बेसिक में चलते हैं। देखिए हमने थोड़ी देर पहले चर्चा किया था चार्ज के बारे में, जब कि चार्ज आता कहाँ से है किसी सब्सटेंस पे। तो हमने देखा चार्ज फंडामेंटल, अगर उसका बेसिक देखें तो वो पाया जाता है फंडामेंटल पार्टिकल पे। मेनली हमने देखा था एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन पे पाया जाता है और प्रोटॉन पे पाया जाता है। और इस पर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है उसकी वैल्यू होती है, जानते हैं उसको हम ई से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कर सकते हैं। इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है। इसका मान प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। हमने देखा प्रोटॉन पर यही मान, इतना ही मान होता है प्लस में, इलेक्ट्रॉन पे इतना ही मान होता है माइनस पे। लेकिन ये जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड इसका कांस्टेंट है। अर्थात ऐसा नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन पे इससे थोड़ा सा कम है, दूसरे इलेक्ट्रॉन पे इससे थोड़ा सा ज्यादा चार्ज है, ऐसा नहीं होता। एवरी इलेक्ट्रॉन कंटेन द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, ये बात पक्का आपको पता होना चाहिए। अब देखिए होता क्या है, हमने देखा कि जब भी किसी सब्सटेंस पे चार्ज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? वो हो रहा है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। जब किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उस पर इलेक्ट्रॉन के बराबर, उसके ऊपर जितना चार्ज है उतना चार्ज लेकर चला जा रहा है, और किसी पर से जा रहा है तो उस पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अर्थात अब समझिए किसी सब्सटेंस पे जो चार्ज आएगा वो क्या आ सकता है। मान लीजिए कोई सब्सटेंस है एक, इस पे चार्ज आ रहा है, इस पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब देखिए जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो कैसे आएगा? एक इलेक्ट्रॉन इस पर आ सकता है, या तो दो इलेक्ट्रॉन आ सकता है, या तो तीन इलेक्ट्रॉन आ सकता है। जब भी आएगा तो ऐसे ही आएगा, होल नंबर में आएगा। क्या कभी 2.25 इलेक्ट्रॉन या 3.5 इलेक्ट्रॉन आ सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन माना है क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल। इट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। इसको और ज्यादा तोड़ा नहीं जा सकता। इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल है, मीन्स इट हैज नेग्लिजिबल शेप एंड साइज। मेनली इसका साइज की बात करें तो इतना छोटा है कि फर्दर इसको हम तोड़ नहीं सकते। समझ रहे हैं? तोड़ अगर नहीं सकते तो ये जब भी ट्रांसफर होगा इंटीजर नंबर में होगा। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही ट्रांसफर होगा। तो जो मटेरियल पे जो चार्ज आएगा उसका वैल्यू कितना होगा? सोचिए, जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज था उतना ही तो लेकर जाएगा। अर्थात अगर हम एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज को हम ई से डिनोट करें, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसको हम ई से डिनोट करें, तो जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो उस पर कितना चार्ज आ जाएगा? 1e आ जाएगा। जिस पर से गया उस पर +1e, और जिस पर गया उस पर -1e आएगा। चलिए अच्छा, प्लस माइनस अभी छोड़ दीजिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करिए। तो देखिए अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो मैटर पे कितना चार्ज आएगा? 1e। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो चार्ज कितना आना चाहिए? 2e।
अगर 3 ट्रांसफर हुआ तो 3E, ऐसे ही तो होगा। अर्थात अगर ऐसे ही मीन्स ऐसे ही का क्या अर्थ है कि जो ट्रांसफर हो रहा है वो हमेशा इंटीजर में हो रहा है। तो अगर ऐसे ही n ट्रांसफर हुआ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन n है, तो जिस पर गए हैं n इलेक्ट्रॉन उस पर चार्ज कितना आ जाएगा, Ne आएगा, और यही क्या होगा उसका टोटल चार्ज। उसको हम Q से अगर डिनोट करें तो हम कह सकते हैं नेट चार्ज जो आएगा सबस्टेंस पे Q, उसका मान क्या होगा Ne, जहां n क्या है नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, और अगर n उस पर से गए हैं तो प्लस n ही आएगा, और जिस पर n इलेक्ट्रॉन आएंगे उस पर माइनस n ही आएगा। n क्या है नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, हमने देखा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, वो हमेशा क्या रहेगा इंटीजर में रहेगा। तो हमें कह सकते हैं वेयर n क्या है नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, या इसको आप ये भी कह सकते हैं कि यह एक इंटीजर है, यह क्या है एक इंटीजर है। ठीक है, तो n को दोनों तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए स्टूडेंट, हम देख रहे हैं कि अगर हम E जो लिखे हैं, E का मान कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसी को हमने E से दिखाया है ताकि हमें समझने में और लिखने में आसान पड़े। अब देखिए किसी सबस्टेंस पे अगर मान लीजिए ये जो चार्ज है पूरा का पूरा E जिसको हम कह रहे हैं, इसको हम मान ले एक बोरा है, उसमें एक पैकेट है, उसमें इतना भरा हुआ है, इतना चार्ज उसमें भरा हुआ है। तो आप देखिए जब ट्रांसफर हुआ तो एक साथ इतना ट्रांसफर हुआ है, इससे थोड़ा सा कम नहीं हुआ या इससे थोड़ा सा ज्यादा नहीं हुआ, एक साथ एक पैकेट पूरा ट्रांसफर हुआ। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो 2 पैकेट के बराबर चार्ज ट्रांसफर हो गया। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है या चार्ज जो आ रहा है मटेरियल पर, उसका वैल्यू हमेशा एक पैकेट 2 पैकेट मतलब इंटीजर नंबर ऑफ पैकेट के फॉर्म में रहेगा, इंटीजर नंबर ऑफ या इंटीजर मल्टीपल ऑफ E के फॉर्म में रहेगा। अर्थात इसका प्रॉपर्टी कैसा है पैकेट के जैसा है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन चार्ज के इस गुण को हम क्या नाम दे देते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, आपने देखा कि जो चार्ज है वो टूटे हुए हिस्सों के रूप में नहीं है बल्कि फिक्स मैग्नीट्यूड में है, और इसी मैग्नीट्यूड में वो जब भी होगा ट्रांसफर होगा। इतना ट्रांसफर होगा, इसका 2 गुना होगा, इसका 3 गुना होगा। मीन्स चार्ज ऑन एनी सबस्टेंस Q इज ऑलवेज गिवन बाय इंटीजर मल्टीपल। यहाँ इंटीजर जो है मेनली इस पर फोकस करना है कि इंटीजर ही बता रहा है कि पैकेट के रूप में जा रहा है, क्योंकि पैकेट 2.5 पैकेट नहीं होता है, 2, 3, 4 होता है। तो जो किसी सबस्टेंस पे चार्ज आ रहा है इसका वैल्यू इंटीजर नंबर ऑफ पैकेट, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज है उसका इंटीजर मल्टीपल होगा नेट चार्ज। ठीक है, तो एक लाइन में स्टेटमेंट हम क्या बोलेंगे, नेट चार्ज ऑन एनी सबस्टेंस इज ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। फिर से बोल रहे हैं, नेट चार्ज ऑन एनी सबस्टेंस विल बी ऑलवेज, ऑलवेज यहाँ पर हमने देखा है ना कि ऐसा नहीं होगा कि इससे टस मस हो जाए, सो यू विल से ऑलवेज नेट चार्ज ऑन एनी सबस्टेंस विल बी ऑलवेज इक्वल टू इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, इतना ही हमेशा रहेगा, या तो ट्रांसफर होगा तब भी इसी तरह से होगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, चलिए अच्छा थोड़ा सा और आगे की चीजें समझ लेते हैं स्टूडेंट। इस पर बेस देखिए क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनते हैं, 1-2 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, देख लेते हैं जल्दी से। जैसे एक क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि मान लीजिए किसी सबस्टेंस पे +2 माइक्रोकूलम चार्ज है, तो बताइए इस पर क्या क्या प्रश्न बन सकता है। पहले एक क्वेश्चन ये बन सकता है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स मास। बताइए इसके मास पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मास बढ़ेगा कि घटेगा अगर इसको हमने पॉजिटिव चार्ज कर दिया। तो आप जानते हैं स्टूडेंट, पॉजिटिव चार्ज का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन वहां से चले जाना। अब अगर इलेक्ट्रॉन चले गए बाहर तो मास तो घटेगा ही, सिंपल सी बात है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ तो मास रहा होगा।
दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है स्टूडेंट कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन हैव बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम दैट सब्सटेंस। अगर इस पर +2 माइक्रोकूलम चार्ज +2 माइक्रोकूलम चार्ज आया है तो इस पर से कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे। जरा सोचिए, हमने अभी देखा था नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास कौन सा एक्सप्रेशन है, आसानी से हम इसका यूज कर सकते हैं, Q = Ne, जहां पर Q क्या है, टोटल चार्ज, N है नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, और यू आल्सो कैन से इंटीजर, हालांकि हमने देखा है कि ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के नंबर को ही बताता है, और E क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो अगर इन वैल्यूज को हम रख दें, यहाँ पे N ही पूछा है, तो N = क्या हो जाएगा, Q/E, दैट इज 2 × 10⁻6 माइक्रो मीन्स 10⁻6 डिवाइडेड बाय E का वैल्यू कितना है, 1.6 × 10⁻19। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू आएगी अप्रॉक्स 1.25 इंटू, इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो +19 हो जाएगा 10⁻13। समझ रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये जो संख्या है स्टूडेंट, इसका क्या ये कोई यूनिट होगा, नहीं, क्योंकि ये n है, n क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक संख्या को बता रहा है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। आप देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या है, 1.25 × 10⁻13, अर्थात इसको हम अगर 10 की पावर के फॉर्म में ना लिखें तो कितना बड़ा नंबर होगा। आप देख पा रहे हैं ऐसे लिखा आएगा 1, 2, 5 और 13, मतलब इसमें 11 जीरो और होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इतने संख्या में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, इतना ज्यादा। इकाई दहाई करिए, देखिए कितना ज्यादा आता है, सोचिए, है 1000 हुआ, मिली के बाद आया मिलियन, फिर आया बिलियन, फिर आया ट्रिलियन, देख रहे हैं ट्रिलियन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, तो कितना चार्ज आया, सिर्फ 2 माइक्रोकूलम। इतने थोड़े से चार्ज के लिए इतने सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, तो इससे समझ में आपको आ रहा है। अच्छा देखिए, इसमें से 2, 4, 10 इलेक्ट्रॉन कम ट्रांसफर हुए, तो क्या हम इसकी वैल्यू को चेंज कर देंगे, नहीं, हम मानेंगे कि लगभग इतना ही चार्ज ट्रांसफर हुआ है। इसी वजह से स्टूडेंट कभी कभी एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि वाई ऑन द लार्ज स्केल क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज इग्नोर्ड, अर्थात जब हम बड़े स्केल पे चार्ज को देखते हैं तो हम क्वांटाइजेशन को ध्यान नहीं देते, कंसिडर नहीं करते। क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं कि छोटे से मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा संख्या जरूरत पड़ती है, तो इसमें थोड़ा बहुत अगर फर्क हो भी जाएगा तो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगा इसके मैग्नीट्यूड पर। तो इसीलिए लार्ज स्केल पर जब हम चार्ज को बात करते हैं तो वहाँ क्वांटाइजेशन को इग्नोर करते हैं, वहाँ एक पैकेट को हम ध्यान नहीं देंगे कि किधर चला गया, समझ रहे हैं। तो ये सारे जो है आज हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ा। स्टूडेंट ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, इसलिए हमने इसको समय देकर देखा। आगे जो है हम अब तेज़ी से चलेंगे और आगे की टॉपिक्स को लेकर चलेंगे। चूँकि अभी जो है हम चाहते हैं कि लेक्चर्स छोटे छोटे बने, ज़्यादा बड़े लेक्चर ना बने, इसलिए आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।